हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज में। दोस्तों क्वेश्चन ले रहे हैं हम पॉलिटी के। दोस्तों जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि हम इस जो सीरीज़ में हम ये बता रहे हैं आपको कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका डिमांड क्या है क्वेश्चनों की। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तभी आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि हमको किसी भी एग्ज़ाम का पता कैसे चलता है कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जब आप उस एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तभी तो पता लगाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आगे आ सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इसमें हमने सबसे पहले पॉलिटी को लिया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सी भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों का प्रतिबिंबित करता है या करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, मानवाधिकार आयोग है, उनके द्वारा जो मानवाधिकार आयोग है उसमें घोषणा की गई थी, सार्वभौम घोषणा पत्र जिसे कहते हैं हम। उसमें पूछा गया कि जो इंडिया के संविधान में निम्नलिखित में से ये जो घोषणा पत्र है इसमें दिए गए सिद्धांत किस प्रकार, ये मतलब किन किन में प्रतिबंध होते हैं। जैसे भारत के संविधान जैसे अधिकारों के बारे में बात की गई है, जैसे कर्तव्यों के बारे में बात की गई है, मूल कर्तव्यों को, इसकी प्रकार फंडामेंटल राइट को, इसी प्रकार राज्य की नीति निर्देशक डीपीएसपी की बात की गई है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 1948 का सार्वभौमिक घोषणा पत्र था उसमें जो इंडिया के संविधान में है, वो जो घोषणा पत्र से संबंधित बात जो है वो किस प्रकार इंडिया के संविधान में है, ये पूछा है। और वो किन किन में है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है उद्देशिका, जिसे हम प्रायम्बल कहते हैं, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का पता होना चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। इसे हम प्रायम्बल भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, प्रायम्बल भी कहते हैं, प्रस्तावना एक ही बात है सबका मतलब। दोस्तों ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना है, पहली बात तो ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दे रखा है राज्य के नीति निर्देश तत्व, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है मूल कर्तव्य। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि मानवाधिकार जो आयोग द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा 1948 में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें क्या है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसमें ये चीज़ थी, क्या चीज़ थी दोस्तों? पहली बात तो पता होना चाहिए वो था क्या वो। तो इसमें क्या बात की गई दोस्तों? मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र, इसमें बात की गई दोस्तों, इसमें बात की गई किसके बारे में दोस्तों? कि जो सभी लोगों को इनका लाभ मिलना चाहिए, इनका लाभ मिलता है चाहे वो कोई भी हो या कहीं भी हो। तो इस मानवाधिकार घोषणा पत्र, सार्वजनिक घोषणा पत्र में एक बात की गई कि पहली बात तो है कि जो मानव होने के नाते सभी को कहीं का भी हो, कोई सा भी देश का हो, कहीं से भी हो, सबको मिलनी चाहिए पहली बात। और इस घोषणा पत्र में एक और इसमें क्या क्या बात की गई थी दोस्तों? तो इसमें बात की गई थी जीवन को लेके, इसमें बात की गई दोस्तों स्वतंत्रता को लेके, इसमें बात की गई दोस्तों नागरिक और राजनीतिक न्याय को लेके, राजनीतिक अधिकार को लेके, अधिकार को शामिल किया। तो इस घोषणा पत्र में ये चीजें बताई गई और इसमें यह बात की गई कि जीवन का अधिकार, जैसे बात करते हैं हम स्वतंत्रता की बात की, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की बात की दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान आनी चाहिए कि अगर सार्वभौमिक घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं तो जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज दे रखी है उद्देशिका में क्या दे रखा है आपको पता है? उद्देशिका में दे रखा है स्वतंत्रता के बारे में दे रखा है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है आपको पता है, न्याय के बारे में बात की गई है ये भी आपको पता है,
और राज्य की नीति की बात किसकी करते हैं? जन कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। तो बात यहाँ वही तो हो रही है कि अधिकार मिलेंगे तभी तो जन कल्याणकारी। अगर मान लीजिए किसी भी देश के संविधान में कल्याण की बात की गई तो संविधान में बात वही तो है कि सार्वभौम घोषणा पत्र की बात जो कही गई है वही बात इसमें कही गई। तो पहली बात भी सही है, इसमें भी प्रतिबंध होता है प्रस्तावना में भी। दूसरी बात, राज्य के जो डीपीएसपी है जो है राज्य की नीति निर्देशक, इसमें भी बात की गई है इसी बारे में, सार्वभौम घोषणा पत्र वाली जो बात है। इसके अलावा कर्तव्य में भी बात की गई दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा डी। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आपको पहली बात तो सार्वजनिक जैसे घोषणा पत्र की बात की गई थी इसमें, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए आखिरकार ये है क्या है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों उस टाइम ये पक्का करंट में चल रहा होगा मुद्दा, 2020 में पेपर में जब क्वेश्चन आया है तो उसमें करंट में चल रहा होगा, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। और आप देखेंगे कि आपसे कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसे आपको एक करंट से जोड़कर आपसे पूछ लिया गया दोस्तों, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस प्रकार आप क्वेश्चन को देखिए और तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन एग्जाम पेपर का पैटर्न क्या है दोस्तों। तो इसमें आंसर डी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सर के द्वारा जो एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किया गया है उसमें ये क्वेश्चन के बारे में बताया था सर ने, इसको बिल्कुल एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन ये 7th या 8th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी की एक लाइन है दोस्तों, और वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे बड़ी क्या है बात है दोस्तों कि आपको एनसीईआरटी किस प्रकार पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी से किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं, ये सभी सर के द्वारा जो बैच चालू किया गया है एनसीईआरटी का उसमें सब कुछ बताया गया है, बिल्कुल प्री से लेकर मेंस तक बिल्कुल पूरे फैक्ट फिगर्स जितने भी हैं दोस्तों उसमें सब चीज़ बताई गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है अधिकार के बारे में? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, तो ये बात तो गलत है दोस्तों। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध नहीं है बल्कि राज्य के विरुद्ध है, तो ये बात गलत है। अगला क्या है, अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। पहली बात तो अधिकार कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो ये बात भी गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, हाँ ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं वैसे हम, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार, ये भी बात गलत है दोस्तों। इसका आंसर है सी, इसका आंसर है दोस्तों सी। पहली बात तो अधिकार होते क्या हैं, तो अधिकार दोस्तों, अधिकार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अधिकार क्या है दोस्तों, ये पहली बात तो ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। कहने का मतलब क्या है, संविधान एक गारंटी देता है, संविधान के द्वारा गारंटी दी जाती है, किसकी गारंटी दी जाती है, गारंटी दी जाती है कि नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे। क्यों दिए जाते हैं अधिकार, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि संविधान एक बात कहता है कि अधिकार अगर नहीं देते तो सरकार क्या तानाशाही पर उतर जाती, और अगर सरकार तानाशाही पे तो वहां की सरकार तानाशाही पे तो उसका मतलब उनको अधिकार नहीं मिले। तो अधिकार क्या है, नागरिकों को तो दावे हैं, नागरिकों को तो गारंटी दी जाती है, और ये क्या है, ये राज्य के विरुद्ध है। जैसे सरकार तानाशाही नहीं हो सकती, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करी है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लेकर, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये क्या है दोस्तों, ये राज्य के दावे हैं, नागरिकों को दिए जाते हैं, राज्य के दावे हैं जो नागरिकों को दिए जाते हैं, उनको गारंटी दी जाती है कि अगर राज्य तानाशाह हो जाए तो हमारे संविधान में एक बात की गई कि हमको अधिकार है, जैसे जीवन का अधिकार, जितने भी अधिकार आपको पता है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये अधिकार हमको क्या बताते हैं कि आपको अगर राज्य का अगर तानाशाह हो जाए तो उनके हम विरुद्ध जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, हम न्यायालय में मांग कर सकते हैं हमारे अधिकारों को लेके। तो इसलिए दोस्तों इसका जो बेस्ट आंसर है दोस्तों, वेस्ट बिल्कुल ये एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल, कि अधिकार राज्य के विरुद्ध जो है नागरिकों के दावे हैं। अगर आप पहले ऑप्शन को देखते हैं तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध बता रखा है, जबकि नागरिकों के विरुद्ध कोई अधिकार होता ही नहीं है, ये बल्कि राज्य के विरुद्ध है और नागरिकों के दावे हैं। ठीक है,
तो इसलिए दोस्तों इसका सी आंसर है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये सीधा क्वेश्चन का सीधा आंसर मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये समझने वाले क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा लॉजिक मतलब समझने वाले कि आपको समझ में आ रहा है, समझ आपकी विकसित है, तो आप क्वेश्चन के आंसर आराम से करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मैं इसे मिटा देता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? दोनों के बीच संबंध कौन कौन से हैं? अधिकारों के और कर्तव्यों के बीच, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स के बीच। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहज संबंधित है। ठीक है। अगला, अधिकार व्यक्तिगत है और समाज और कर्तव्यों के स्वतंत्र है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? सी, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार और न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ये भी गलत। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य है और न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। कैसे सही है? देखो इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। मैंने अभी बताया, क्या बताया? अधिकारों के बारे में, अधिकारों के बारे में बात किया था। तो अधिकार क्या है दोस्तों? सभी नागरिकों के लिए समान होते हैं। समान है, बिल्कुल बात सही है। और कोई भी अधिकार जो होता है गैर सामाजिक कर्तव्यों को मान्यता नहीं देता, मान्यता नहीं देता। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर मान लेते हैं, गांधी जी ने भी ये बात की गई, अगर मान लेते हैं हम राज्य किसी को अधिकार दे रहा है तो राज्य उनको कर्तव्य भी दे रहा है। राज्य किसी को अधिकार दे रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम राज्य की जो संपत्ति है, राज्य की संपत्ति होगी, राज्य की संप्रभुता होगी, इसका हम सम्मान करें। ये गांधी जी भी कहते हैं बात को। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? पहला बिल्कुल सही दोस्तों, अधिकार और कर्तव्यों के बीच सहसंबंध होता है। मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं जैसे कोई कर्मचारी है, वो आपका कार्य नहीं कर रहा तो उसका तो कर्तव्य हो गया, लेकिन आपका तो अधिकार ना। आप जैसे कोई बात करते हो किसी के, जैसे आरटीआई की बात हम करते हैं। आरटीआई क्या है? हमारे लिए तो अधिकार हो गए ना, लेकिन आरटीआई का जो अधिकारी होता है उसका ये कर्तव्य है वो सूचना दे, ये कर्तव्य हो गया। तो दोनों का कैसा संबंध है दोस्तों? दोनों, अगर एक जो आरटीआई का अधिकारी था अगर वो अपना कर्तव्य नहीं करेगा तो हमारे अधिकार का तो हनन हो रहा है ना उस बात को। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसलिए दोस्तों पहला ऑप्शन जो है ए, अधिकार कर्तव्यों और उनके दोनों के बीच से संबंध, दोनों के बीच। ठीक है, समझ आ गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? अब ये शोषण के विरुद्ध वाले अधिकार की बात कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। चौथा है कि कारखानों और खदानों के बच्चों के नियोजन की बात करता है। तो दोस्तों आपको पता ही है, क्या पता है दोस्तों, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में बात करता है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? पहला ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन, ये दोनों बात कर रहा है दोस्तों, और दोनों ही ऑप्शन इसके आंसर दोस्तों। बाकी अस्पष्टता वाला ये समानता का अधिकार है, और आर्टिकल 17 की बात है। आर्टिकल मैं ये लिख रहा हूं, इसका मतलब आर्टिकल 17 ये है बी, दूसरा ऑप्शन जो है। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अगर दो नहीं है, देखो ऑप्शन देखो आप, अगर आप पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, देखो पहले आ रहे थे लेकिन अब नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 2023 में पैटर्न बदल दिया गया था। देखो ये सीधा ही आंसर आ रहा है सी। दो जिसमें नहीं है वही आंसर है दोस्तों। ऐसे एलिमिनेट हो जाते थे पहले, लेकिन अब ऐसे नहीं आएंगे। अब क्या करेंगे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन। तो इसमें केवल दो आते हैं अगर आंसर ऐसे ऑप्शन दिए होते तो दोस्तों इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में यूपीएससी प्रीमियम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण पर रखें। यह उपबंध किस में किया गया है? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने
फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी है, तो पहली फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी यही होती है दोस्तों कि हम भारत की जो हम भारत के लोग हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम भारत की प्रभुता, सम एकता और अखंडता की रक्षा करें। यही हमारा मतलब हमारे रक्षक, हम रक्षा करें, यही हमारा पहला कर्तव्य है दोस्तों। कर्तव्य हमारे 11 हैं, पहले 10 थे, लेकिन बाद में एक कर्तव्य और जोड़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका सीधा ही आंसर था मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य के नीति तत्व भी नहीं है, ये उद्देशिका भी नहीं है। ये बात किसमें की गई, ये स्पेशल पूछा है आपसे, उसका आंसर है डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, ये किससे पूछे, फंडामेंटल ड्यूटी से। किससे पूछे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से, मौलिक कर्तव्य से पूछे गए आपसे क्वेश्चन। तो देख लो आप, पहले फंडामेंटल राइट से पूछे गए थे, उसके बाद मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी से पूछे गए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य नहीं है। हमसे पूछा गया मूल कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो जो ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। पहला क्या है ऑप्शन कि लोक चुनावों में मतदान करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। तीसरा ऑप्शन सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और आदर्शों का सम्मान करना। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और आदर्शों का। तो दोस्तों ये हमसे पूछा गया कि मूल कर्तव्य इनमें से नहीं है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन की हम जब बात करते हैं तो पहला ऑप्शन ही इसका आंसर दोस्तों। बाकी तीनों ये मूल कर्तव्य है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। पहली बात देखो, लोक चुनावों में मतदान करना, लोक चुनावों में मतदान करना जैसे हम सार्वभौमिक वयस्मताधिकार भी कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल 326 में संविधान के, और हमसे पूछा कर्तव्य नहीं है, तो कर्तव्य यही नहीं है दोस्तों, बाकी ये तीनों कर्तव्य है। ठीक है, क्वेश्चन में आप ये भी देख लेना क्या पूछा गया है, नहीं पूछा है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 2017 में आया 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि संविधान के 42वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देश तत्व डीपीएसपी में जोड़े गए, मतलब कहने का मतलब है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से डीपीएसपी जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन हुआ कब था। सीए लिख रहा हूं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ये पहली बात तो 1976 में हुआ था। अब देखो इसमें 42 संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया डीपीएसपी में। तो देखो दोस्तों, पहली बात, पहला जोड़ा गया, एक चीज जोड़ी गई थी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया पहले एक तो। और ये आर्टिकल 39 के में जोड़ा गया, समझ गए, आर्टिकल है अनुच्छेद 39 के। दूसरा जोड़ा गया डीपीएसपी में उद्योगों के प्रबंध में कामगार कर्मकारों की भागीदारी। और तीसरा क्या जोड़ा गया है डीपीएसपी में, तीसरा जोड़ा गया दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एवं वन व अन्य जीव की सुरक्षा। ये आपको ध्यान रखना है, 42 संविधान संशोधन डीपीएसपी में जोड़ा क्या गया था। और ये बात की गई थी 48 के, आर्टिकल लिख देता हूं मैं, आर्टिकल 48 के। और हमसे पूछा है कि कौन सा जोड़ा गया था। देखो दोस्तों, उद्योग के प्रबंध और कर्मकारों की भागीदारी, ये वाला है ना, बी वाला, ये जोड़ा गया 42 संविधान संशोधन द्वारा। आपको अगर ये तीनों पता होंगे तभी आप आंसर कर पाते इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों बी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 42 संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इनके बारे में देखें कथन कि जो डीपीएसपी है उनके बारे में देखें कि राज्य ये तत्व, जो डीपीएसपी है उनके बारे में बोला है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो बिल्कुल बात सही है दोस्तों, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र की बात कौन करता है? राजनीतिक लोकतंत्र की बात तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स करते हैं, मौलिक अधिकार करते हैं। मौलिक अधिकार तो करते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार तो करते हैं दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र की, जबकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं डीपीएसपी। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है दोस्तों, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या अफोर्डेबल नहीं है। तो ये भी बात दोस्तों सही है, क्योंकि आर्टिकल 37 में एक बात की गई दोस्तों इसी बारे में कि इन तत्वों को हम सीधे न्यायालय नहीं ले सकते, क्योंकि मौलिक अधिकार को जबकि हम ले जा सकते हैं दोस्तों। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। पहला तो क्या कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, दूसरा अफोर्डेबल नहीं है ये न्यायालय में जाना, तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों सी है। और 2015 में यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये 2014 में पूछा गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। ये दोस्तों पहली बात तो ये बात की गई है ना, ये आर्टिकल आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आर्टिकल 51 बात की गई है। जैसा कि आपको पता ही है, क्या पता है दोस्तों कि डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, तो ये सीधी सी बात है कि 51 आर्टिकल, इसका मतलब क्या है, डीपीएसपी की बात की गई। तो दोस्तों इसका आंसर, वैसे तो इसका आंसर बी है। यही पूछा हमसे कि संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है, तो आर्टिकल 51 में उल्लेखित है, और ये राज्य की नीति निर्देशित के अंतर्गत है, डीपीएसपी के अंतर्गत आते दोस्तों, इसलिए इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आराम से पढ़ना है हमको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। अगर कोई वर्ड अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हिंदी के वर्ड होते हैं थोड़े से कभी कभी वो नहीं बोले जा सकते, इसके लिए माफी चाहता हूँ। पहला क्या है इस कथन के बारे में, कहने का मतलब यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, और क्वेश्चन में ये आगे भी दे रखा है, उपयुक्त में से गांधीवादी सिद्धांत वाले की बात की गई है, क्योंकि राज्य की नीति से 3 भागों में बांटा गया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। इसलिए हमसे पूछा गया केवल स्पेशल गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो पहला क्या है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 की बात है, तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये उदारवादी की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, आर्टिकल 40, ये बिल्कुल है गांधीवादी में। ग्रामीण कुटीर उद्योगों के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा क्या है, सभी कामगारों के यथास्थित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये नहीं दोस्तों। 1 और 4 नहीं, तो बचा कौन सा, 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन कौन सा है, बी, इसका बी ही आंसर है। जैसा कि आपको पता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल, स्टेट प्रिंसिपल, जो भी है आपको पता ही होगा इसके बारे में। ये आर्टिकल मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 36 से 51 में है। इनको क्या है, इनको संविधान में 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी सिद्धांत वाले, दूसरे गांधीवादी, और तीसरे कौन से दोस्तों, उदारवादी। और हमसे पूछा गया है स्पेशल कि गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं, तो गांधी ने, सीधी सी बात है, गांधी जी ने हमसे एक बार इस बारे में बात की गई, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। गांधी जी ने स्वशासन के बारे में बिल्कुल बात की गई थी, ठीक है। और गांधी जी ने कुटीर उद्योगों पर बिल्कुल प्रोत्साहन किया था, इसलिए ये दोनों ही सही है, 2 और 3। तो दोस्तों आपको जैसे हमने क्वेश्चन करा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, क्वेश्चन अभी भी ऐसे आएंगे। क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब ऑप्शन बदल गया है, अब इनकी जगह केवल एक
केवल 2 युग्म सही है, केवल 1 युग्म सही है, ऐसे दे देंगे। तो इसमें क्या आंसर सीधा हो रहा है, 2 युग्म सही है। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही है, मतलब एलिमिनेशन पद्धति हटा दी गई, मतलब एक प्रकार से पिछले जो क्वेश्चन पेपर लगा था उसमें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, बस उनके ऑप्शन को लेकर थोड़ा सा चीज़ें अलग हो गई दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।